हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हो सरकारी अध्यापक। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटीपी का मॉक टेस्ट नंबर 1, जो कि 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, उसको देखते हुए आपके लिए लाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटीपी के। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपके काम आएगा और पूरा सेशन देखने के बाद आपको ये फील होगा कि आपने कितनी तैयारी की है और कितना कुछ सीखा है आज के सेशन से। ठीक है, ये आपको पूरा सेशन देखने के बाद पता लगेगा। तो आज के सेशन में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पूरे 30 क्वेश्चन सीटीपी के हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला मॉक टेस्ट हमारा रहने वाला है। तैयार हैं आप आज के सेशन के लिए? और मैं आशा करती हूँ आपकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी होगी एग्ज़ाम की। बाकी कुछ रिवीजन बचा है तो उसको करते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीटेट के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहता है, ठीक है, तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, उसको नोट्स जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा रहेगा एक टेस्ट के रूप में। देखते हैं अब तक आपने कितनी तैयारी की है। सेशन के एंड में आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, मोटा मोटा है तो आप साइड में पेन से लिख लेना कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शन आपको अपने हिसाब से मार्क करना है और फिर चेक करना है वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। तो लड़ते रोते जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं। पिता ने ये बोला अपने बेटे से कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, लड़के नहीं रोते। तो पिता का जो ये कथन है ये क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और ये वही क्वेश्चन है जो मैं हर सेशन में आपसे लगातार बोलती आ रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं पूछे ही जाते हैं, जैसे लैंगिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये भी उसी तरह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको करना है। पहला कहता है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। जब भी कहीं डिफरेंस की बात की जाएगी ना कि ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़की कर सकती है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसको लैंगिक रूढ़िवादिता माना जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने बोला कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, इसका मतलब उनकी क्या मानसिकता है कि लड़कियां ही रोती हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मानसिकता है और सोच है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अपना आंसर भी आपको मार्क करते चलना है और चेक करते चलना है कि आप सही हो या गलत हो। एंड में वीडियो के ज़रूर कमेंट करना है, बस छोटा सा कमेंट कि आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए? पहला है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। ठीक है, या विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो ये भी इजी सा और अच्छा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने मार्क कर लिया है, मुझे उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यही इसमें सही है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान आपको करने चाहिए स्टूडेंट के लिए, एक अच्छी कक्षा बनाने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। एक एक्टिविटी में ऐसा जो है टीचर कर रही है कि वो जो है इशारे से बच्चों से बता रही है चीज़ें। तो ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या योजना है उस टीचर की? ठीक है, एक एक्टिविटी के दौरान संकेतों का जो है टीचर वो यूज़ कर रही है। ठीक, वो उनको क्यूज़ और हिंट्स दे रही है, क्या, क्यों, कैसे वाले। ठीक, अब ये लेव वाइगोत्स्की के कौन से सिद्धांत के अनुसार है, मतलब क्या योजना है अध्यापिका की इसके पीछे? तो पहला कहता है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाड़ और आधारभूत संरचना का काम करेगा। पाड़ का मतलब यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की बात है। थर्ड है छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगा।
विदड्रॉल टेंडेंसी, और फोर्थ है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो ये एक्टिविटी क्यों कर रही है टीचर, सीधा सीधा सवाल है ये। तो देखो ये टीचर जो एक्टिविटी कर रही है ये स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आती है, एक्ट है ये एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, ठीक है। अधिगम के लिए एक आधारभूत संरचना का काम करेगा ये जो तरीका है बच्चों को, ठीक है। बच्चे खुद से भी सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है, उनकी टीचर कर रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण, उनमें से इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। दूसरा क्या कहता है, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक है, ठीक। थर्ड है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार द्वितीयक है। तो देखो ये बात भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में, मोस्टली हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो याद रख लो जो परिवार होता है वो प्राथमिक कारक होता है, प्राइमर सोशलाइजेशन एजेंट होता है बच्चे के लिए, और जो विद्यालय होता है स्कूल वो द्वितीयक कारक होता है, याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुबुद्धि सिद्धांत किस चीज़ पर जोर देता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में आपसे पूछ रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या मतलब है। पहला है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाए, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। बहुबुद्धि का मतलब है बुद्धिमत्ता की अलग अलग दिशाएं हैं, सेवरल फॉर्म्स हैं, हर बंदे के पास एक समान बुद्धि नहीं हो सकती है, या एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर सबका व्यू जो है एक नहीं हो सकता। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब है कि बुद्धि की जो होती है वो विभिन्न दिशाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको अपना आंसर भी मार्क करते हुए चलना है, मैं अगर बताना भूल जाऊं तो आप मत भूलना। 6 आपसे कहता है लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, दूसरे उसको सही मानते हैं, ये नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के आप कौन से चरण में हैं, यदि आप कोई ऐसा काम करें जो दूसरों के कहने पर आप करें, जिसे दूसरे स्वीकृति देते हैं, सिर्फ इसीलिए आप उस काम को कर रहे हो। प्रथा पूर्व में आता है, प्रथागत में आता है, उत्तर प्रथागत में, या अमूर्त संक्रियात्मक, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल। तो 6 का आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, ये कन्वेंशनल में आता है। ये क्या है, एक कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरालिटी होती है कि हम कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो, दूसरे को अच्छा लगता है या दूसरे ने बोला है कि आप करो। तो ये जो लॉरेंस कॉलबर्ग है उनके नैतिक विकास के कन्वेंशनल यानी कि प्रथागत चरण में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 आपसे कहता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की का एक जो पर्सपेक्टिव है सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक, ये हमारी लर्निंग के प्रोसेस में किस चीज़ के जो है इम्पोर्टेंस देता है। सांस्कृतिक उपकरणों को, गुणारोपण को, अभिप्रेरणा को या संतुलीकरण को, कल्चरल टूल्स को, एट्रीब्यूशन को, मोटिवेशन को या इक्विलिब्रेशन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मार्क कर लिया होगा आपने। तो देखो ये जोर देता है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर, जो कल्चरल टूल्स हैं। लेव वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल एक प्रोस्पेक्टिव है वो हमारे लर्निंग प्रोसेस में किसकी इंपॉर्टेंस पे जोर देता है, कल्चरल टूल्स की, सांस्कृतिक उपकरणों की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। अब बात आ गई जीन पियाजे की, है ना। तो जीन पियाजे जो हैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थियरी में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा या मनोबंध। तो किस बारे में बताते हैं जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी में, ये आपको बताना है। तो वो जो जीन पियाजे हैं
ठीक है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, जिसको मनोबंध भी कहते हैं। ये क्योंकि याद रखना स्कीमा से रिलेटेड कौन है, जीन पियाजे, तो वो अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को कौन, जीन पियाजे स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? यानी कि जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि जीन पियाजे ने दी है, उसमें जो मुख्य गुण है वो क्या है? अमूर्त सोच का विकास होना, सोच में केंद्रीकरण होना, परिकल्पित निगमनात्मक सोच होना, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध रखने की क्षमता होना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या इनमें से गुण होता है? सीधा सीधा आपसे ये पूछा है। तो प्री ऑपरेशनल में सोच में केंद्रीकरण आ जाता है, सेंट्रेशन आ जाता है इन थॉट्स। ठीक, प्री ऑपरेशनल अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य गुण क्या है? आपकी सोच में, आपके विचारों में एक केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 आपसे कहता है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है विकास के बारे में? पहला कहता है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान है। दूसरा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तीसरा कहता है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। और चौथा कहता है विकास बहुआयामी है यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। तो 10th का राइट आंसर क्या होगा? अब देखो 10th में आपको केवल विद्यालय में नो, केवल बाल्यावस्था में नहीं, विकास तो हमेशा होता है, पूरी लाइफ होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन, देखो विकास की जो दर है सभी संस्कृतियों के लिए समान है। देखो विकास होता तो सब संस्कृतियों में है, लेकिन जो विकास की दर है वो सब में समान कैसे हो सकती है? तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा। विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विकास क्या होता है? बहुआयामी। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? कि पहले ये सोच बच्चे में बनती है, फिर ये बनती है और फिर ये बनती है। जन्म से लेकर जो है कब तक? एडोलसेंस तक यानी कि किशोरावस्था तक। तो सीधे इसके आंसर की बात करेंगे। आप चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए और अपना आंसर मार्क कर लेना। ठीक, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो है 11 का राइट आंसर है। पहले इसमें सेंसरी जो क्रम में विकास होता है, सेंसरी डेवलपमेंट होता है, फिर कंक्रीट होता है और फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। संवेदिक होता है पहले, ठीक, फिर मूर्त और फिर अमूर्त, है ना। मूर्त का मतलब चीज़ों को देखकर समझना, फिर अमूर्त में उसका थोड़ा इमेजिनेशन, चीज़ों को सोचने के बारे में चलने लगता है। सबसे पहले सेंसेस यानी कि सेंसरी डेवलपमेंट, देन कंक्रीट, मूर्त और फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। तो याद रखना ये सीक्वेंस, सांवेदिक, मूर्त, देन अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? हर इंसान अपने तौर पर अलग होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में इस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे देखा जाना चाहिए? पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है ये, क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस होना। दूसरा अध्यापक के पक्ष पर असफलता है। तीसरा योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पर आपको एक ही पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही आपका जो है राइट आंसर होगा। किसी भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में होते हैं वो कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अध्यापन और अधिगम की दोनों की प्रक्रिया में। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। उम्मीद है आप अपने आंसर्स को मार्क करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है, और क्लास भी आपको हमारी अच्छी लग रही होगी। 13 आपसे कहता है एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देने पर। 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई सीधे सीधे है समावेशी कक्षा नहीं जिसमें हर तरह के बच्चे होते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम जिसे कहते हैं, उसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बच्चे की जो पोटेंशियल है उसको उन्हें अवसर देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है?
आप बच्चे को क्या इनमें से बोल सकते हो? अब देखो पहले एक चीज़ याद कर लेना, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016, ठीक। अब बच्चों को आप इस नियमावली के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या यूज़ कर सकते हो? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका अशक्त शरीर है। इनमें से कोई एक शब्दावली है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो गलत मानी जाएगी। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, फिजिकल डिसेबिलिटी बोल सकते हो, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक। क्लियर है इतनी बात? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? कोई बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टीज से गुज़र रहा है, उसको टीचर को बताना है, समझाना है, उसको एड्रेस करना है, तो इनमें से अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला कहता है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, दूसरा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाकर, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का यूज़ करके। तो एक बात बताओ, एक तो बच्चा खुद ही कठिनाइयों से जूझ रहा है और आप उसको जटिल संरचनाओं का यूज़ करने लगे उसके साथ, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो 15 का फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट है, जटिल संरचनाओं का यूज़ आप नहीं करेंगे, बच्चा ऑलरेडी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहा है इसलिए। बाकी तीनों ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक छोटी सी बात सेशन के बीच में, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा बातें और बीच में डिस्कशंस वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारा किस पर है? एग्ज़ाम पर। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें बतानी होगी कि आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, अगर आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है, वो आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर वीडियो को देख कर क्लिक करके आ रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए सिर्फ फोकस हमारा जो है क्वेश्चन आंसर पर ही रहेगा। 16 आपसे कहता है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? कोई बच्चा क्रिएटिव है, या कोई भी व्यक्ति क्रिएटिव है, ये पहचान या उसका लक्षण क्या है? पहला कहता है उसका जो है कम परिज्ञानता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, या फिर असतर्कता। तो देखो कम ज्ञान तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, असतर्कता भी नहीं होगी। देखो कोई बच्चा जो है अगर क्रिएटिव है तो उसका मतलब है उसकी थिंकिंग है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हिंदी में अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक। अगर किसी बच्चे का अपसारी चिंतन है ना, एक पहलू को वो कई तरह से सोच रहा है, तो आप समझ जाइए बच्चा क्रिएटिव है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं और टीचर को उन्हें एड्रेस करना है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करें, मानकीकृत यानी कि जो स्टैंडर्ड हैं। फोर्थ है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो नकारात्मक चीज़ें आप नहीं बोलोगे एज अ टीचर, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, बातचीत को टालोगे नहीं, विविधता वाली जो है, ठीक। और ना ही जो स्टैंडर्ड असेसमेंट्स हैं उनका यूज़ करोगे, खाली आप विविध विन्यासों के उदाहरण उन्हें दोगे, आप अलग अलग बैकग्राउंड्स के अलग अलग लोगों के उनके एग्जाम्पल दोगे, उस तरह से आप उनको एड्रेस करोगे। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? यानी कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसको कैसे फैसिलिटेटेड हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सही कर सकते हैं। पहला है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर से, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यालयों में डर की भावना पैदा कर कर। देखिए डर तो आप बिल्कुल पैदा कर ही नहीं सकते हैं ना, डर पैदा नहीं करना, लगातार अभ्यास और काम पर ही जोर नहीं देना है, ठीक। तो 18 का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अटल प्रक्रिया का भी यूज़ नहीं करना, जो एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़ आपको करना है, एक ही चीज़ के अलग अलग एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाना है, ठीक है, जिससे समस्या समाधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा यानी कि एक मोटिवेशन
पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए कैसे आप बरकरार रख सकते हो? बच्चे को दंड देकर? नहीं। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स रखकर? नहीं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर? या फिर देखो 19 का क्या होगा, फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रख सकते हो? बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर? याद करने पर आप जोर नहीं दोगे, दंड भी नहीं दोगे। अब दो चीज़ें बचती हैं, तो बच्चों को बहुत आसान आप क्रियाकलाप दो, ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए, या फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो भाई ये जो यहाँ पर आसान क्रियाकलाप तो आप इस चीज़ के लिए नहीं दोगे, ठीक है। ऑप्शन 219 का जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर जो देखो जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से हमें बेस्ट चूज़ करना होता है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अधिगम को के लिए अगर आपको मोटिवेशन रखना है, कायम रखना है, तो आपको मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पर फोकस करना चाहिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पर। शर्मिंदगी क्या है? शेम। पहला कहता है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा कहता है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है, और शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसका यूज़ प्रभावशाली है, शर्मिंदगी का बिल्कुल भी नहीं कि आप बच्चों को शर्मिंदा करें। तो 20 का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। ये नहीं कह सकते हो आप कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। संज्ञान पर यानी कि हमारी कॉग्निशन पर, ठीक है, हमारे संज्ञान पर, ज्ञान पर अगर बच्चों को आप शर्मिंदा करते हो उसका गलत असर पड़ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पढ़ने पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना? नहीं। नकल दोहराना? नहीं। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना या बिना विश्लेषण के अवलोकन करना? नहीं। तो क्या ऑप्शन बचा? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। तो उसमें जो है वो सबसे बेटर तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने का। एक से दूसरी चीज़ को रिलेट करके आप बताएं, उनमें रिलेशंस बताएं और बच्चे को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 22। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक टीचर को बच्चे को जो क्रियाकलाप दिया है, एक्टिविटी दी है, तो बच्चे की जो त्रुटियां हैं उनका विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? पहला है इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। इसके आधार पर वे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्र को दूसरे से अलग करें, या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। तो क्या मतलब है? 22 का जो सही जवाब होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। त्रुटियों की समझ जो है अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब आपको पता चलेगा बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, तभी तो आप उसको इम्प्रूव करोगे ना। तो वो ज़रूरी है इस प्रक्रिया के लिए, त्रुटियों को समझना कि कहाँ पर किसने त्रुटि की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, पहला है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, दूसरा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तीसरा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में, और चौथा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बच्चे को सीखने में कब कठिनाई होगी ये आपको बताना है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही है, पहला वाला जो ऑप्शन है। बच्चे को सीखने में तभी कठिनाई होगी जब जो सूचना है वो अलग अलग टुकड़ों में उसके सामने लाई जाए। एक से दूसरे को कनेक्ट करने के बजाय जो है अलग अलग टुकड़ों में बच्चे को सूचना दी जा रही है, तो उसमें बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी। तो पहला ऑप्शन सही आंसर है, बाकी ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 आपसे कहता है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कब आप बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग में होते हो? पहला है उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये। अधिगम की जो बेस्ट स्टेट होती है वो इनमें से कौन सी होती है? तो देखो 24 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जब आप संतुलित होते हो, जो उत्तेजना होती है वो संतुलित होती है और आपको कोई भय नहीं होता, तब आप बेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग में होते हो, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है वो क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर हैं। बच्चे सक्रिय रूप भूमिका निभाते हैं ज्ञान की संरचना में, या फिर बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर है ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहता है अधिगम का संरचनात्मक विचार कि बच्चे जो है ज्ञान को जो है कंस्ट्रक्ट करने में, ज्ञान की संरचना करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य, योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, या असफलता अनियंत्रित है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त होगी इनमें से, ये आपको बताना है। तो योग्यता सुधार्य है, एबिलिटीज़ इम्प्रूवेबल, यानी कि कोई भी किसी की योग्यता है वो सुधारी जा सकती है, उसमें सुधार किया जा सकता है। हमेशा लर्निंग में कुछ भी चीज़ सीखते हुए हमेशा सुधार करने की गुंजाइश रहती है, इम्प्रूव करने की गुंजाइश रहती है, तो इसके लिए उपयुक्त धारणा रहती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स लाइकली टू इम्प्रूव इन दी सेटिंग विच एम्फेसिस ऑन। एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में किस चीज़ बढ़े, उसमें एक सहायक इनमें से कौन होगा? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, या फिर अन्वेषण और संवाद। अगर आप बच्चे में कंसेप्ट बिल्डिंग करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में हो, तो उसके लिए ज़रूरी है अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग। बच्चे की अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए इंक्वायरी और डायलॉग यानी कि संवाद, बातचीत, वो बहुत ज़रूरी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? खुद से बात कर रही है एक लड़की किसी भी चर्चा को लेकर, किसी कार्य को लेकर, कि वो जो कार्य कर रही है उसमें किस प्रकार आगे बढ़ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की जो ये व्यक्तिगत वाक्य है, प्राइवेट स्पीच है। देखो, अगर खुद से बच्चा बात कर रहा है तो उसको बोला जाता है प्राइवेट स्पीच, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो ये दर्शा क्या रहा है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रता या मनोवैज्ञानिक विकार। क्या दर्शा रहा है कि कोई बच्चा अगर खुद से बात कर रहा है अपने कार्य से संबंधित, तो उसको कहा जाएगा स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, खुद से रेगुलेट वो कर रही है। ठीक, क्या बोलेंगे? स्वनियमन या फिर सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए क्या? जो इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस हैं, इवेल्युएशन मेथड्स हैं, उनका एम क्या होना चाहिए? मूल्यांकन आप समझते हैं, किसी परीक्षा के बाद जैसे किसी टॉपिक के बाद जैसे हमारा टेस्ट होता है, ठीक है, ऐसी हर चीज़ में, हर मुद्दे पर कक्षा में किसी विषय में, या जो मूल्यांकन टीचर करते हैं बच्चों का, ठीक है, चाहे वो उनके व्यवहार का हो, चाहे वो उनकी लर्निंग से संबंधित हो, तो जो मूल्यांकन होता है वो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वालों की पहचान। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा आंसर है थर्ड। विद्यार्थियों की क्या ज़रूरत है और क्या आवश्यकता है, उन्हें पहचानना ही असेसमेंट का लक्ष्य इवैल्यूएशन का लक्ष्य होता है, मूल्यांकन का लक्ष्य होता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है और उसे क्या ज़रूरत है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? हर बच्चा अलग अलग तरीके से विकसित होता है, अलग अलग तरीके से हर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो भिन्नताएं हैं बच्चों में, इनको हम किस पर जो है एट्रीब्यूट कर सकते हैं? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, दोनों पर, या फिर ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि इन दोनों से जुड़े होने पर। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही रोल होता है
किसी भी बच्चे की विकास की क्या दर है, ठीक है, और सभी के जो विकास होने की विभिन्नताएं हैं वो उनके पर्यावरण और जो आनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी, उनकी पारस्परिकता पर निर्भर करता है। क्लियर है? पूरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबसे पहले तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, जिससे और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट कर दो फटाफट से, आउट ऑफ 30 आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, जो भी इन सेशंस को पढ़ेगा, जो कि हम सीटेट के एग्ज़ाम होने तक आपके लिए ला रहे हैं और बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर किसी क्वेश्चन में कम रह गई है तो यहाँ पर आपकी वो चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। यही हमारी कोशिश है। बाकी अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, और हमारे साथ आप बने रहिए। डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है। सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। सिर्फ फोकस यही है कि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाए। वीडियो को जाने से पहले शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।